हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में बहोदा काला नाम का एक गांव पड़ता है। इस गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर प्रेम चौहान भाई एक स्कूल में हिंदी साहित्य के टीचर हैं। प्रेम भाई बताते हैं कि इस टीचिंग लाइन में ना मेरी सैलरी काफी कम थी, जैसे तैसे बस काम चल रहा था। और फिर आता है साल 2021। इनके घर पर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई। अब धीरे धीरे प्रेम भाई के कंधों पर ये फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगा था और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब ना गांव से बाहर निकलने का समय आ चुका है। इन्होंने जहां कहीं भी इनको जॉब की वैकेंसी दिखती वहां पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और फाइनली इन्हें कंपनी से कॉल भी आ जाता है। अब देखो, ये कॉल था तो प्रेम के लिए, पर कुदरत ने इस कॉल के जरिए एक बड़े भयानक वारदात से पर्दा उठाने का प्लान बना लिया था। और इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके शरीर में भी आज ठंडी लहर की दस्तक जरूर होगी। फिलहाल आप प्रेम भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ प्रेम बताते हैं कि भाई मुझे मेरे मन लायक जॉब मिलने में काफी टाइम लग गया, पर यहाँ अच्छी बात ये हुई कि इनको गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी में नौकरी मिल गई। इनको लगा कि यार चलो गुड़गांव में रहूंगा और जब कभी वीकेंड होगा तो मैं अपने गांव भी आ सकता हूँ। पर यहाँ कुछ भी प्रेम के प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता। कंपनी ज्वाइन करने के कुछ ही दिन के बाद कंपनी वालों ने बोला कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना होगा और 2 जनवरी 2022 को कंपनी ने इनके लिए टिकट बुक किया और ये सीधा दिल्ली से पहुंच जाते हैं हैदराबाद। अब हैदराबाद के अंदर एक जगह है गाचीबावली। कंपनी वालों ने इसी एरिया में इनके लिए होटल बुक कर रखा था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस ट्रेनिंग के लिए प्रेम अकेले नहीं आए थे हैदराबाद। इनके साथ इनके 3 और कलीग थे और इन तीनों के नाम है अदिति, देव और शुभम। अब देखो, प्रेम बताते हैं कि भाई मैं ना हनुमान जी का साधक भी हूँ। लगातार उनकी चालीसा जाप करना और उनका पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। अब प्रेम आगे लिखते हैं कि जो वो होटल था उसके फर्स्ट फ्लोर पर हमारा अलग अलग कमरा बुक था और इन्होंने जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री ली, प्रेम को ना एक बहुत नेगेटिव सी वाइब फील होती है। पर यहाँ बात ये थी कि ये चीज सिर्फ प्रेम को ही फील हो रही थी, बाकी इनके किसी कलीग को नहीं। प्रेम को लगा कि मैं भी फ्लाइट से अभी आया हूँ और ये नई जगह तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा। इन्होंने बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सब लोग अपने अपने रूम में चेक इन कर लेते हैं। अब शाम को जब ये लोग फ्रेश हो चुके थे तब देव का कॉल आता है प्रेम के पास और ये बोलता है कि भाई चलते थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। अगले दिन से यहाँ इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी तो उतना ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता। तब प्रेम ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, बाकी लोगों को भी बोल दो, हम सब एक साथ चलेंगे घूमने के लिए। ये लोग जाते हैं बाहर, हैदराबाद के मार्केट वगैरह घूमते हैं, अपना कुछ सामान खरीदा इन्होंने। किसी ने कपड़े खरीदे, किसी ने खाने पीने का सामान, और जो अदिति थी उसने सबके लिए एक मिठाई का डब्बा खरीद लिया। अब रात के करीब 11:30 के आसपास ये लोग होटल वापस आते हैं और ये सारे के सारे ना प्रेम के कमरे में जाके बैठ गए, अपना बातचीत करने के लिए। अब ऐसी बात करते करते अदिति बोलती है कि मैं सबके लिए मिठाई लेके आई हूँ और ये दौड़ के जाती है अपने कमरे में और वो रसगुल्ले का डब्बा प्रेम के कमरे में लेके आ जाती है। मुझे लगता है कि यार प्रेम की जो इंट्यूशन पावर थी ना वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। प्रेम बताते हैं कि जब वो मिठाई लेके अंदर घुसी कमरे में ना, अब मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैं हनुमान जी का साधक हूं तो मुझे ऐसे नेगेटिविटी और ऐसे एनर्जीज का तुरंत सेंस हो जाता है। मैंने अदिति को बोला कि इस समय रहने देते हैं ना, कल सुबह खा के चलेंगे। पर यहाँ जो बाकी लोग थे वो चढ़ गए कि नहीं यार खा लेते हैं, रसगुल्ले में क्या रखा है। और ये सब लोग अदिति द्वारा लाया गया रसगुल्ला एक एक करके खाते हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर और प्रेम के कमरे में बैठने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इनको सुबह सुबह ऑफिस जाना था ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ प्रेम ने क्या किया कि सोने से पहले हनुमान जी का नाम लिया, अपना जो रात को साधना करते थे वो किया और फिर चुपचाप 5 बजे का अलार्म लगा के ये सोने की कोशिश करने लगे। अब यहाँ प्रेम आंख बंद करके लेटे हुए हैं। ये लगभग आधी नींद में जा चुके हैं और इसी बीच इनकी आंख खुलती है। प्रेम की नजर पड़ती है अपने रूम के गेट पे। भाई ये देखता है कि इसके रूम के बाहर कोई ना बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है। ये थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करते रहा पर उस बंदे की मूवमेंट रुक नहीं रही थी। प्रेम को लगा कि मे बी रात को कोई वॉचमैन या फिर ऐसा गार्ड होगा जो कि ऐसे पहरा दे रहा है। इन्होंने इस बात को जाने दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अगले सुबह ये लोग उठते हैं और उठ के सब एक साथ ऑफिस पहुंच गए। अब अगले 10 दिन तक ये लोग उसी होटल में रुके रहे। इस बीच ये लोग अपना बाहर थोड़ा बहुत घूमने जाते। प्रेम कभी कभार मंदिर चला जाता और इनकी लाइफ ठीक ठाक कट रही थी। पर जैसी ही रात होती ना, बीच नींद से प्रेम की आंख खुलती है और ये देखता है कि इसके रूम के बाहर वो मूवमेंट हो रही है। हर रात का सीन हो गया था ये। अब यहाँ प्रेम को लगने लगा था कि मे बी वो कोई वॉचमैन ही है जो रात को ड्यूटी देने के लिए आता है, क्योंकि कुछ और चीज होती तो शायद 1 या 2 दिन होता। पर एग्जैक्ट उसी टाइम पे हर रात ये मूवमेंट हो रही है तो प्रेम को श्योर हो गया कि ठीक है ये वॉचमैन ही है। अब यहाँ 10 दिन के बाद जो कंपनी थी, इन्होंने इन चारों को ना गोवा ब्रांच के लिए रेडी किया। इनके साथ इनके मैनेजर विनीत भी थे और ये 5 लोग रात की वॉल्वो बस पकड़ के हैदराबाद से गोवा पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पर इन चारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी
और प्रेम और अदिति अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। अब जैसे ही इन लोगों ने गोवा वाले होटल में चेक इन किया, अदिति बोलती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मंगा दो। तब जो इनका मैनेजर था, इसने सबके लिए खाना ऑर्डर किया। खाना आने के बाद ये सब लोग एक जगह जाके बैठते हैं खाने के लिए। और जब यहाँ पर प्रेम वो खाना अनपैक करता है, तब अदिति पता है क्या बोलती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नॉनवेज खाना है। अब ये सुन के सारे शॉक एकदम, ये क्या बोल रही है अदिति? क्योंकि भाई अदिति एक ब्राह्मण थी और वो नॉनवेज खाती ही नहीं थी, और हैदराबाद में तो इसने कभी नहीं बोला नॉनवेज खाने के लिए, फिर आज कैसे बोल रही है? इस टाइम पर सबको लगा कि मे बी इसका मन कर गया हो। तो जो मैनेजर था विनीत, वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, शाम को हम नॉनवेज ऑर्डर कर देंगे, अभी तुम ये जो आया वो खा लो। और इस बात पे अदिति चुपचाप मान जाती है और जो भी खाना इसको परोसा गया था वो शांति से खा के अपने कमरे में चली जाती है। अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल प्रेम ने मेंशन किया है आगे कि गोवा में जिस जगह पर ये लोग रुके हुए थे वो कोई होटल नहीं बल्कि एक सर्विस अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में ही 4-5 कमरे कंपनी ने रेंट पर ले रखे थे। अब रात को खाना वाना खा के सब लोग अपने अपने कमरे में जाके लेट जाते हैं। और जो प्रेम का कमरा था ना, इस कमरे की बालकनी बाहर रोड के साइड ओपन होती है। ये लिखते हैं कि बालकनी से सामने एक रोड है और रोड की दूसरी साइड पर एक प्लेग्राउंड है। अब यहाँ खाना खाने के बाद प्रेम थोड़ी देर अपने कमरे की बालकनी में खड़े रहते हैं और ये देखते हैं कि भाई बाहर से काफी अच्छी हवा आ रही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि आज ये अपने कमरे की बालकनी खोल के ही सोएंगे। अब यहाँ प्रेम वापस आके अपने बेड पर लेट जाते हैं। बाहर बालकनी से काफी अच्छी हवा आ रही थी। कुछ ही टाइम में प्रेम एकदम गहरी नींद में सो गए और रात के ठीक 1:45 पर इनकी नींद हल्की सी खुलती है। और ये नींद खुली थी कुत्तों के रोने की आवाज से। ये ध्यान से सुनते हैं तो पाते हैं कि जो प्लेग्राउंड वाला एरिया है ना, वहां पर से बहुत सारे कुत्ते एक साथ रो रहे हैं और ये आवाज धीरे धीरे और ज्यादा लाउड होने लगी। प्रेम को सोने में काफी डिस्टरबेंस हो रही थी, तो ये जाते हैं देखने के लिए कि भाई आखिर कुत्ते रो क्यों रहे। ये उठ के बालकनी के पास गए और ये देखते हैं कि जो सामने प्लेग्राउंड है ना, वहां पर एक पेड़ है। ये सारे कुत्ते वहीं पेड़ के आसपास रो रहे हैं और उस पेड़ के जस्ट नीचे एक आदमी खड़ा था। प्रेम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पर कौन खड़ा है उधर। अभी उसकी ओर देख ही रहे थे कि वो आदमी अचानक से इनके सामने आ गया। प्रेम बताते हैं कि मेरे और उसके बीच सिर्फ 3-4 मीटर का डिस्टेंस था और मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा एकदम जला हुआ, आंख जो थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आग का अंगारा होता है ना, वैसी लाल, और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इस टाइम पर मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। मैं तुरंत भाग के अपने कमरे में जाना चाहता था पर मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगले 1 मिनट तक वो आदमी मुझे ऐसे ही घूरता रहा। फिर उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके आंख बंद किया और हनुमान जी का नाम जाप शुरू किया और धीरे धीरे चीजें शांत हो गई। वो आदमी मेरे सामने से गायब हो गया। अब प्रेम भाग के अपने कमरे के अंदर आते हैं और इन्होंने बालकनी का डोर लॉक कर दिया। वो पूरी रात इन्होंने एकदम दहशत में बिताई। ये बताते हैं कि शायद मैं हनुमान जी का ऐसे ध्यान करता हूँ, इसकी वजह से मैं जिंदा बचा रहा। अब अगले 2 दिनों तक इनका जॉब ठीक ठाक चला, मतलब रात को ऐसी कोई एबनॉर्मल घटना भी नहीं हुई। अब तीसरी रात को इन सबको खाना वाना खा के सोते हुए थोड़ा लेट हो जाता है। रात के 1 बजे ये लोग गए अपने अपने कमरे में सोने के लिए और अभी इनको बेड पर लेटे हुए कोई आधे घंटे हुए थे कि प्रेम को ना सुनाई देता है कि जो अदिति का रूम है उसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अदिति शायद किसी से बात कर रही है। और भाई 1:45 होते होते वो आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो गई। थोड़ी देर में शुभम का कॉल आता है प्रेम के पास। ये बोलता है कि भाई अदिति के कमरे से कैसी आवाज आ रही है। तब प्रेम बोलता है कि हो सकता है अपने घर वर पे बात कर रही हो। पर भाई अब ये लोग फोन पे बात कर ही रहे थे कि अदिति की आवाज बहुत भारी हो जाती है, वो एकदम एबनॉर्मल था। ये फोन पे बोलता शुभम को कि भाई काम कर, देव को भी उठा दे और जल्दी आओ बाहर, आदिति के कमरे में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अब एज पर प्लान ये सारे लोग अदिति के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और भाई जोर जोर से बोलने लगे उसको कि अदिति गेट खोल, किससे बात कर रही है अंदर। और अभी ये लोग आवाज लगा ही रहे थे कि तभी इनको गेट पे अंदर की तरफ से किसी बहुत भारी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ देव सबको बोलता है कि तो आप पीछे हो, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या हो रहा है। और यहाँ देव हिम्मत करके उस कमरे की की होल से अंदर देखने की कोशिश करता है। और भाई पता है इसने क्या देखा?
अदिति बिना कपड़ों के उल्टे होके दीवार पे चल रही है। ये देख के भाई देव एकदम फ्रीज हो गया। इसने सबको बोला कि भाई ऐसे ऐसे कर रही है अदिति। अब जैसे ही प्रेम ने बात सुनी और बोलता कि हट तो भाई पर मुझे देखने दे, और ये जब की होल से देखता है तो भाई ये पाता है कि अदिति तो चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो देव बता रहा है। इसने बोला कि भाई क्या बात कर रहा है, अदिति तो चुपचाप सो रही है अपने कमरे में, तूने ऐसे ये सब कैसे देख लिया। अब यहाँ देव एकदम डरते हुए दोबारा से देखता है की होल के अंदर, और इसे सेम वही सीन दिखाई देता है कि अदिति बिना कपड़ों के उल्टा दीवार पे चल रही है। यहाँ देव ने एक्सप्लेन करना चाहा कि मुझे अभी भी वही चीज दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद शुभम ने भी देखा, पर उसे भी नॉर्मल लग रही थी, अदिति चुपचाप अपने बेड पर लेटी हुई है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, या तो देव झूठ बोल रहा है इनसे। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद इन्होंने पाया कि भाई अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो अब धीरे धीरे शांत हो गई। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह हम खुद अदिति से ही पूछ लेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था इसके कमरे के अंदर। अब नेक्स्ट डे जब ये लोग अदिति से मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, तब पूछते हैं कि अदिति कल रात को क्या हुआ तेरे कमरे में। अदिति बोलती है क्या हो गया, मैं तो सो रही थी चुपचाप। अब यहाँ ये सारे के सारे बड़े सोच में पड़ गए कि यार अदिति को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ देव को दिख रहा है, आखिर चल क्या रहा है इधर। अभी इन लोगों को लग रहा था कि शायद अदिति झूठ बोल रही है। ये लोग बिना कुछ बहस किए ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस में इन लोगों ने प्लान बनाया कि आज रात को फिर से देखेंगे कि सच में कोई आवाज आती है या फिर हमारी गलतफहमी है। अब ये लोग शाम को ऑफिस से वापस आए, और रात को विनीत, शुभम, देव और प्रेम ये चारों उसी आवाज का वेट करने लगे कि देखते हैं अदिति के कमरे से कैसी आवाज आ रही है। और भाई ठीक 1:45 तक दोबारा से अदिति के कमरे से बहुत तेज आवाज आने लगी। अब यहाँ सेम वही इंसिडेंट होता है। देव को दिखाई पड़ता कि भाई अदिति बिना कपड़ों के उधर दीवार पे चल रही है, पर और किसी को ये दिखाई नहीं पड़ता। इन सबको लगा कि भाई अदिति के साथ ना कुछ गड़बड़ है। इन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन अदिति को हम किसी मंदिर ले जाके कोई पंडित जो होंगे उनसे झाड़ फूक करवाएंगे और पता लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अभी प्रेम लिखते हैं कि अगले दिन हमारा अदिति को मंदिर ले जाने का प्लान तो था, पर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ ऑफिस का काम या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि हम उसे मंदिर लेकर नहीं जा पाए। अगले 3 दिन तक ठीक ऐसे ही चला। हर रात को अदिति के कमरे से आवाज आती, और अब क्या होता ना कि जो प्रेम का कमरा है उसे अपने कमरे के अंदर कुछ बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी उसी टाइम पे। पर प्रेम बताती कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली स्मेल है किस चीज की, पर वो थी बहुत गंदी, और इनको ऐसा लगता था कि वो स्मेल इनके पूरे कमरे में घूम रही है, और फिर थोड़ी देर के बाद बालकनी से बाहर चली जाती। अब यहाँ फाइनली संडे को जब इन्हें ऑफिस नहीं जाना था, तब इनका प्लान बन गया कि भाई आज हम मंदिर जाएंगे। गोवा में एक जगह है रीस मैगोस, वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, तो प्रेम सबको लेके वहां पहुंचते हैं। अब जो यहाँ पर पंडित जी बैठे थे उन्होंने उनकी सारी बात सुनी, और फिर इन्हें एक बाबा का नंबर दिया। बोला कि संकट से ये बाबा ही तुम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, और साथ ही ये भी बोला कि सिर्फ मंडे को ही बाबा ये सब काम करते हैं, अगर तुम लोग कल जाओगे तो मैं फोन करके बोल देता हूँ उनको। इन्होंने आपस में कुछ डिस्कशन किया और बोला कि ठीक है। यहाँ पंडित जी ने बाबा को कॉल कर दिया कि कुछ लोग जाएंगे कल आपके पास, आप देख लीजिएगा। अब ये जो बाबा थे ना, ये ओल्ड गोवा में एक जगह पड़ती है वेलपॉय। वेलपॉय के पास में एक गांव है, वहां पर वो बैठते हैं। अब इन लोगों ने अपने मैनेजर विनीत से डिस्कशन किया, तो विनीत ने बोला कि देखो सबका मंडे को ऑफिस से एब्सेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों को तो रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो देव और शुभम है ये दोनों ऑफिस में रुकेंगे, और बाकी विनीत, प्रेम और अदिति ये तीनों जाएंगे उस बाबा के पास अदिति को दिखाने के लिए। अब ठीक ऐसे ही होता है, मंडे को ये लोग पहुंचते हैं बाबा के पास, और जब ये लोग वहां गए ना, तो पता है बाबा क्या बोलते हैं कि जिसका इलाज करना है वो तो तुम्हारे साथ आया ही नहीं। अब ये सारे शॉक। प्रेम बताता है कि अदिति के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका ही इलाज करेंगे ना बाबा आप। तब वो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ हैदराबाद में रुके थे ना, वहीं से तुम्हारे साथ एक बहुत ही भयानक जिन लगा हुआ है, और वो जिन देव के शरीर में। भाई ये सुन के सबकी हालत खराब। वो आगे बताते हैं कि उस जिन की पहली टारगेट तो ये लड़की ही थी, अदिति, पर ये तुम्हारे साथ उन 10 दिनों में 3-4 बार मंदिर भी गई, और इसी बीच एक बार अदिति के हाथ पर पंडित जी ने कलावा बांधा था, उसी कलावा की वजह से अदिति बची हुई है। वो जिन इसको टारगेट नहीं कर पा रहा है। अभी आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि ना आगे देखना, मैं ऐसे बोलूंगा नहीं। फिर वो बाबा आगे बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, रात को आप लोग जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सब देव ही कर रहा है,
वो आगे बताते हैं कि ये हर रात कब्रिस्तान में जाता है देव, और वहाँ कब्रिस्तान के अंदर जो जिंदा पक्षी होते हैं उनको पकड़ के ये खाता है। और प्रेम, जो तुमने उस रात देखा था ना वो आदमी को पेड़ के नीचे जहाँ पर कुत्ते रो रहे थे, ये वही जिन है। अगर तुम हनुमान जी के साधक नहीं होते, ऐसे पूजा पाठ नहीं करते, तो ये तो तुम्हें कब का खत्म कर देता। अब ये सारी बात सुन के सब एकदम शॉक हो गए कि भाई ये क्या बता दिया बाबा जी ने। अब इन्होंने पूछा कि इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है। तब उस बाबा ने बोला कि इसका उपाय, जो इस जिन का खात्मा है, ये कब्रिस्तान के अंदर ही होगा, और ठीक उसी जगह पर होगा जहाँ ये मांस खाने जाता है। बाबा ने बोला कि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को रात में ये क्रिया की जा सकती है। तो इन्होंने कुछ सामान का लिस्ट बनवाया और उन सामान में 2 जिंदा बकरे भी थे। बाबा बोलते हैं कि ये बकरों का इंतजाम मैं कर दूंगा, बाकी सब चीज तुम लोग लेके आना। अब यहाँ ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कि भाई कैसे देव को अपार्टमेंट में ही छोड़ के, रात के टाइम में क्रिया होने वाली थी, रात को हम सब यहाँ पर पहुंच जाएं। तो यहाँ विनीत जो मैनेजर था वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं देव को उलझा के रखूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। अब जब ये लोग बाबा के पास से वापस आए तब इन्होंने सारी बात शुभम को बताई। तो शुभम भी रेडी हो जाता है कि ठीक है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। तो यहाँ शुभम, अदिति और प्रेम, ये तीनों उस कब्रिस्तान में जाने वाले थे बाबा के साथ क्रिया में पार्टिसिपेट करने। अब यहाँ बाबा ने इनको एक जगह बता रखी थी कि वहीं पर मेरा वेट करना, और शाम ढलने के बाद ये तीनों ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद बाबा भी वहां आते हैं और इन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया कि कैसे कैसे ये सब पूरा क्रिया करना है, और ये लोग वेट करने लगे देव के आने का। अब एज पर प्लान इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि जो विनीत मैनेजर है ना, अगर देव उनसे बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है किसी काम के लिए, तो मैनेजर मना नहीं करेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। देव विनीत को बोलता है कि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ मेरे को कॉल वॉल पे बात करना है और थोड़ा स्मोक करना है। विनीत बोलता है कि ठीक है। रात के 1 बजे देव पहुंचता है कब्रिस्तान में। अब ये लोग यहाँ काफी दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे और ये पाते हैं कि देव अंदर आया और जो उधर पक्षियां बैठी हुई थी पेड़ पे, भाई उनको पकड़ पकड़ के जिंदा खाने लगा। अब भाई ये देखते ही बाबा ने अपनी क्रिया स्टार्ट की। इन्हें एक आवाज आती है कि पहचान लिया क्या मुझे। प्रेम बताते हैं कि ये आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मतलब सुन के हमें बहुत ज्यादा डर लग गया। अब यहाँ बाबा ने बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए अपना मंत्र और क्रिया जारी रखा, और ठीक 1:45 पे ये सब देखते हैं कि भाई देव का पूरा रूप ही बदल गया है। पूरा चेहरा और शरीर जला हुआ, आंखें एकदम अंगारे जैसे लाल, और जो प्रेम ने उस रात उस आदमी की शक्ल देखी थी ना, एग्जैक्टली देव ने उसी का रूप ले लिया था। अब प्रेम बताते कि उस टाइम देव ऐसी दहाड़ लगा रहा था जिससे हम एकदम थरथरा गए। पर यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए बाबा ने घेरा बना रखा था और हम सबको एकदम सख्त हिदायत दी थी कि तुम लोग घेरे में ही बैठोगे, उससे बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस टाइम पर बाबा ने अपनी तंत्र शक्ति से उस जिन को घेरे के अंदर बुलाया। तब देव के रूप में जो जिन था वो बोलता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी। ये जब उधर मिठाई लेने गई थी ना, तब इसके बाल खुले हुए थे और इसने सुगंध लगाया था और मुझे ये अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये जिन उसी मिठाई की दुकान के पास मौजूद था जहां से अदिति ने वो रसगुल्ले खरीदे थे हैदराबाद में। फिर ये जिन बोलता है कि पर पता नहीं क्यों मैं इसे अपना नहीं पा रहा हूँ, कोई चीज है जो मुझे रोक रही है बार बार। अब इसके बाद जिन ने कुछ और बातें बोली और इस बार ना वो देव के शरीर से निकल के शुभम के अंदर घुस गया था, फिर उसके शरीर को छोड़ के दोबारा देव के अंदर घुस गया। तो एक तरीके से छलावा क्रिएट कर रहा था ताकि पंडित जी कंफ्यूज होके किसी और पे क्रिया कर दे। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये थी कि वो प्रेम और अदिति के शरीर में नहीं घुस पा रहे हैं। अब इसके बाद उन बाबा ने अग्नि में कुछ मंत्र फूका और वहीं पर 2 बकरों की बलि दे दी। अब इस बलि के साथ ही बाबा ने उस जिन को हुक्म दिया कि जहां से तू आया है वहीं चला जा वापस। पर ये जिन हार मानने को रेडी नहीं था। इसने एक बार और प्रेम के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश की। अब यहाँ प्रेम पहले ही से तैयार बैठे थे। भाई ये पिछले 1 घंटे से हनुमान जी का लगातार नाम जाप कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जब वो मेरे बॉडी के पास आया तो अंदर तो नहीं घुस पाया, पर थोड़ी देर के बाद सबने देखा कि उस जिन की जो बॉडी है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स हो रहे हैं। और फाइनली कुछ टाइम के बाद जिन पूरी तरीके से बाबा के काबू में आ जाता है। उन्होंने बाबा की हुक्म मानी और वो बलि कबूल करके वहां से हमेशा के लिए चला गया। अब इस पूरे टाइम देव तो बेहोश पड़ा है जब से वो जिन इसके शरीर से बाहर निकला था। बाबा ने फिर अपने मंत्रों द्वारा और गंगाजल छिड़क के उसको होश में लाया। और फिर जो प्रेम है बताते हैं कि इसके बाद से हम सब अपने नॉर्मल जॉब में लग गए और हमारी लाइफ ठीक चलने लगी। पर यहीं से एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है।
सुनिएगा एकदम ध्यान से। अभी उस दिन के बाद से इनका ऑफिस वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल चलने लगा। ये लोग जाते अपना ऑफिस में काम वाम करके चिल मारते और फिर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाते। अब इसी दौरान एक दिन ये लोग ऑफिस के अंदर थे, काम करते करते थोड़ा सा ऑफिस और एक्सटेंड हो चुका था। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई रात को यहीं डिनर मंगाते हैं, सब लोग ऑफिस के जो कलीग के साथ में अपना डिनर करेंगे और फिर वापस लेट नाइट घर जाएंगे। अब ये लोग डिनर ऑर्डर करके चुपचाप अपना गप मार रहे थे और इसी बीच अचानक से ऑफिस की लाइट चली जाती है। यहाँ ऑफिस के अंदर जनरेटर था तो इन लोगों ने सोचा कि ठीक है थोड़ी देर में जनरेटर चल जाएगा और लाइट वापस आ जाएगी। अभी देखो इनका जो ऑफिस था वो गोवा हाईवे से लगा हुआ है, इसी वजह से ऑफिस की लाइट कटने के बावजूद जो बाहर स्ट्रीट्स में लाइट लगी हुई है उसकी रोशनी थोड़ी बहुत अंदर आ रही थी। अब ये लोग चुपचाप वेट कर रहे हैं जनरेटर चालू होने का और तभी इन सबकी नजर ऑफिस के विंडो पे पड़ती है। भाई इनको ऑफिस के 2 विंडोज पे साए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों विंडो के बाहर कोई लटक रहा है। इनको लगा कि मे भी शायद कोई वर्कर वगैरह होगा, तो इन लोगों ने आवाज दी, ये कौन है उधर? पर उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब इन्होंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने बातचीत में लग गए। थोड़ी देर के बाद जनरेटर चालू होता है और ऑफिस में लाइट आ जाती है। इसके बाद ये लोग अपना डिनर निपटाते हैं और रात के करीब 11:30 बजे ये सब लोग वापस अपने सर्विस अपार्टमेंट में आ गए। अब वापस आने के बाद ये लोग फ्रेश होते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और रात के करीब 1:30 बजे के आसपास प्रेम को अपने कमरे पर एक नॉक सुनाई देती है। ये उठ के गेट खोलता है और जब ये गेट खोला ना तो ये देखता है कि भाई जो बाकी लोग हैं, अदिति, देव, विनीत और शुभम, इन सब ने भी अपना कमरा खोला हुआ है। अब हुआ कुछ यूं कि इन सबके कमरे पर एक साथ नॉक हुआ। जब ये बात इनके सामने आई तो भाई सबका एकदम फ्लैशबैक होने लगा जो देव के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, कि भाई कहीं वही सारी चीज़ें तो दोबारा रिपीट नहीं हो रही हैं। और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई आज रात हम सब एक ही कमरे में सोएंगे, कोई अकेले नहीं सो रहा है। और सबका एक ही मत था कि भाई हम लोग ना प्रेम के कमरे में सोएंगे, क्योंकि ये पूजा पाठ करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, तो सबसे ज़्यादा सेफ हम इसी के कमरे में। अब ये लोग वो रात जैसे तैसे निकालते हैं और जब सुबह हुई तो सब ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। पर ये देखते हैं कि जो अदिति है वो अभी भी सो रही है। इन्हें लगा कि मे भी कल रात वाले इंसिडेंट से ये डर गई होगी, तो ये लोग अदिति को वहीं कमरे में छोड़ के अपने ऑफिस चले जाते हैं कि भाई ठीक है ये सो रही है, इसको आराम करने दो। विनीत भी बोलता है कि ठीक है इसको उठाने की जरूरत नहीं है, लेट हर रेस्ट। अब शाम को जब ये लोग वापस अपार्टमेंट आए तो सब अदिति के कमरे में जाते हैं क्योंकि भाई यहीं रुकी हुई थी अब तक। और जब ये गए अंदर तो इन्होंने देखा कि अदिति को बहुत तेज बुखार हो रखा है। उसने बेड की साइड में 2-3 बार वॉमिटिंग कर रखी है और सर एकदम भारी है अदिति का। अब यहाँ सब के सब एकदम चिंता में पड़ गए कि भाई से हो क्या गया। ये सब लोग उसके आसपास जाके बैठते हैं। प्रेम भी उसके बाजू में बैठा और ना इसने अपना हाथ आगे किया अदिति के कंधे पर रखने के लिए, ये पूछने के लिए कि क्या हो गया, तू ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इसी बीच अदिति एकदम झट से उठती है और दूर जाके बैठ जाती है। ये फिर प्रेम को एकदम घूरते हुए बोलती है कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तेरा कोई देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे छूने की हिम्मत मत कर, दूर हट यहाँ से। और भाई ये जो आवाज थी ना, ये अदिति की थी ही नहीं, कोई और ही बोल रहा था उसके अंदर से। अब ये सब देख के सब एकदम शॉक्ड। इनको लग रहा था कि भाई अभी तो सब मामला ठंडा हो गया है, ये फिर से क्या शुरू हो गया। प्रेम यहाँ दोबारा से अदिति को छूने की कोशिश करता है तो ये एकदम बेड से उतर के इस कोने में खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रेम ने यहाँ पर श्री बालाजी का पंच धातु वाला कड़ा पहना था। अब यहाँ ये लोग अदिति को फिर से अगले दिन किसी पंडित के पास लेके जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद इसको चर्च पर लेके गए, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले 4-5 दिनों तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे, पर किसी भी पंडित या तांत्रिक का कुछ काम नहीं कर रहा था। और इन 5 दिनों में अदिति की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। इन लोगों ने अपने कंपनी के अंदर डिस्कस किया और फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है अदिति को हम टिकट करा के घर भेज देते वापस, जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब आके फिर दोबारा ज्वाइन कर सकती है। पर यहाँ प्रेम बताते हैं कि इतने टाइम से साथ रहते रहते हम सब में एक लगाव हो गया था, तो हमने कंपनी मैनेजमेंट में और अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि हम सब भी अदिति को उसके घर तक छोड़ने जाएंगे। तो जो विनीत मैनेजर था वो भी मान जाता है कि ठीक है। 4-5 दिन के लिए सबके सब छुट्टी लेके पहुंच जाते हैं अदिति के साथ उसके घर दिल्ली। जिस दिन इनकी फ्लाइट थी ना गोवा से दिल्ली की, उससे एक दिन पहले ही प्रेम ने अपने एक कॉन्टैक्ट में जो इनके बाबा थे उनको ये सारी बात बताई थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उन बाबा ने बोला था कि सबका इलाज सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी जाकर ही हो सकता है।
और किसी के काबू में नहीं आएगी ये। अच्छा, इस बीच ये सारी बातें प्रेम और उनके मैनेजर ने अदिति के घर वालों को भी बता दी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ। और प्रेम ने ये भी बोला कि मतलब श्री बालाजी में इस चीज़ का निवारण हो सकता है, तो आप लोग भी साथ में चलेंगे। अब यहाँ दिल्ली में इनकी फ्लाइट लैंड करती है और यहाँ से अदिति की फैमिली और इनके दोस्त प्रेम, देव और शुभम, ये सब लोग अदिति को साथ लेके श्री बालाजी धाम के लिए निकलते हैं दिल्ली से। अब यहाँ पर 2 गाड़ियां इन लोगों ने बुक कर रखी थी। एक में देव, शुभम, अदिति के चाचा चाची और उनका भाई, और दूसरी गाड़ी में अदिति, उसके मम्मी पापा और प्रेम बैठे हुए थे। प्रेम यहाँ आगे ड्राइवर सीट के बाजू वाले सीट पे बैठा था और अदिति पीछे वाले सीट में अपने दोनों पेरेंट्स के बीच बैठी हुई थी। अब दिल्ली से करीब 3 घंटे आगे चलने के बाद ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम है बांदी कुई। वहां पर इन लोगों ने गाड़ी रोकी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए। अब सब गाड़ी से बाहर निकले, पर अदिति एकदम जिद पकड़ के बैठ गई कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अब अदिति यहाँ गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई है, उसकी मम्मी साथ में थी, और ये सब लोग बाहर निकलते अपना फ्रेश वगैरह होके वापस से अपनी जर्नी बालाजी के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब भाई जब ये लोग बांदी कुई से निकले ना आगे, तब अचानक से प्रेम की नजर गाड़ी के आगे वाले शीशे पे पड़ती है। भाई ये देखता है कि जो अदिति है ये बहुत बुरी तरीके से प्रेम को घूर रही है और काफी टाइम तक बिना पल के झपकाए इसे लगातार घूरती रही। अब यहाँ प्रेम लिखते हैं कि मैं अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद अदिति को वो चीज़ फील हो गई कि ये अंदर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा अभी। और थोड़ी देर के बाद अदिति एकदम एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि तू नहीं माना ना, आखिर तू आ ही गया इसके साथ, चल अब तू भी जाएगा इस दुनिया से। अब भाई जैसे आदित्य ने लाइन बोली, इनकी गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस होती है और जस्ट इनके बाजू से एक ट्रक वाला पास हुआ। मतलब उस ट्रक की स्पीड और डायरेक्शन ऐसी थी कि इनकी गाड़ी से टकराता ही टकराता। और प्रेम बताते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी शक्ति ने हमारी रक्षा की है। अब जो अदिति यहाँ पीछे बैठी थी वो एकदम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। तब प्रेम ने बोला ड्राइवर को कि गाड़ी साइड में लगा। साइड में गाड़ी रुकवाया इसने, और फिर जो अदिति की मम्मी थी उनको प्रेम ने बोला कि आप दूसरे गाड़ी में जाइए, और उसके चाचा और भाई को इसने अपनी गाड़ी में बुलाया, क्योंकि भाई 3-4 हट्टे कट्टे लोग चाहिए थे इसको संभालने के लिए। किसी के काबू में नहीं आ रही अभी। अब यहाँ ये लोग पीछे जैसे तैसे करके अदिति के साथ एडजस्ट करते हैं और उसको एकदम जोर से पकड़ के रखते हैं कि भाई ये मूवमेंट ना करे। अब इसके बाद प्रेम ने ड्राइवर को बोला ये गाड़ी बढ़ाओगे, और यहाँ प्रेम लगातार हनुमान जी का जाप करते जा रहा था जोर जोर से बोल बोल के। अब पीछे से अदिति बोलती है कि तू चाहे जो कुछ भी कर ले तो इसे बचा नहीं पाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो दूसरी वाली गाड़ी थी ना, यहाँ अदिति की फैमिली ने एक सिद्ध बाबा को उस गाड़ी में बैठा रखा था जो कि इनके साथ चल रहे थे बालाजी धाम तक। उन बाबा ने अपने कांटेक्ट के थ्रू बालाजी मंदिर में पहले ही फ़ोन करके बोल रखा था कि एक लड़की हम लोग ऐसे लेके आ रहे हैं, तुम लोग अपना सब इंतजाम करके रखना। अब भाई ये सब लोग पहुंचते हैं श्री बालाजी धाम। ये लोग अदिति को लेके अंदर जाने लगे। वहाँ के पंडित ने पहले ही एक घेरा बना के रखा था। अभी तक अदिति एकदम बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, पर जैसे ही इसे उस घेरे में बैठाया गया वो एकदम शांत हो गई। अब वहां पर जो लोग झाड़ फूक करते हैं उन्होंने बताया कि अदिति के ऊपर मारक क्रिया का प्रयोग किया गया है। और पता है ये क्रिया किसने करवाया था? अदिति की माँ ने, क्योंकि वो अदिति से बहुत जलती थी। अब यहाँ बात ये है कि जो अभी इसकी मम्मी है ना, ये अदिति की सौतेली माँ है। इनकी जो रियल मम्मी है उनकी डेथ के बाद इनके पापा ने दूसरी शादी की, और अदिति का होना उनको बहुत खटकता था। इसी जेलसी और ईर्ष्या की वजह से उन्होंने अदिति को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड किया और एक तांत्रिक के साथ मिलकर इस पर मारक क्रिया का उपयोग कर दिया था। अब उस टाइम पर जो तांत्रिक थे उन्होंने पूरा क्रिया करके अदिति को बचा तो लिया, पर जो वो मारक क्रिया थी ना, उसके इम्पैक्ट की वजह से अदिति की एक किडनी खराब हो गई। अब उन सौतेली माँ के साथ क्या हुआ ये तो नहीं बताया प्रेम ने, पर प्रेम लिखते हैं कि आज अदिति की शादी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है। तो यार ये थी पूरी स्टोरी। आई एम श्योर आप में से कई लोगों के फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब गंदा काम करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी तक मैंने जितनी स्टोरी पढ़े हैं बहुत सारे मेल मैंने गो थ्रू किए हैं। अब मुझे एक चीज़ पता चली कि जो ये गंदा काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका क्या परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा ये उनको खुद नहीं पता होता। ये उस समय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी स्टेप लेने को रेडी हो जाते हैं,
पर भाई ऐसे लोगों की ना बहुत दुर्गति होती है, इनकी मौत भी बहुत गंदी होती है। ये बात मुझे काफी सिद्ध बाबा ने बताई है। और जो तांत्रिक इस क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, उसकी दुर्गति और भी बदतर होती है भाई। तंत्र साधना को विकसित किया गया था भाई मानव कल्याण के लिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने या फिर किसी को तड़पाने के लिए। आपकी इस पर क्या राय है यार, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये थी आज की स्टोरी, और अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो ज़रूर नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।